हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने जा रहे हैं जो कि डील करते हैं कहाँ से 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। ठीक है, इससे पहले के करंट अफेयर आप पढ़ चुके हैं, उन्हें आप वाइंड अप कर चुके होंगे। आई होप कि आपको वो समझ में आ चुके थे। आज हम अगले वाले स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पास और पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है सेबी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, आप सभी फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से इस पॉइंट को समझाते हुए इस न्यूज़ पे हम चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मैं और आप या फिर आप मान लेते हैं या मैं मान लेती हूँ, हम कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं। हम खाने को वहाँ पर ऑर्डर करते हैं और खाना खाने के बाद हम वहाँ पे पेमेंट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि भैया आप ये बोलेंगे कि पेमेंट भाई साहब कल दीजिएगा, जो आज आपने खाया है वो कल पेमेंट देना। तो ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे आया है, उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी ने एक बेटा वर्जन आप ऐसा कह सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं, ऑफ T+0 ट्रेड सेटलमेंट। अब समझाती हूं मैं आपको T+0 क्या हो गया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं और आप अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जब हम खाना मंगवाएंगे तो कई बार तो खाने से पहले पेमेंट हमें करनी पड़ती है और कई बार हम खाना खाने के बाद पेमेंट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगले दिन पेमेंट करनी है आपको। तो वैसे ही समझते हैं बच्चे। यहाँ पे कहता है कि सेबी की जब हम बात करते हैं तो उसने एक बेटा वर्जन लॉन्च करा है। किसका? T+0 का। समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई XYZ कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई XYZ कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं और मैं उन शेयर्स को बेचना चाह रही हूं। ठीक है, मैं उन शेयर्स को क्या करना चाह रही हूं? बेचना चाह रही हूं। तो अब मान लेते हैं कि मैंने ऑर्डर करा मतलब मैंने बताया कि भाई मुझे ये फलाने शेयर्स अपने सेल करने हैं या फिर मुझे परचेज करने हैं, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा आप देख लेंगे। मान लेते हैं हमें सेल करने हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर करा वहाँ पे। अब ऑर्डर कहाँ पर करेंगे आप? इसी मार्केट में। ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर आप राशन की दुकान पे जाके ऑर्डर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे और उसके बाद उन शेयर्स को जो खरीदेगा वो इसकी फिर पेमेंट हमें यहाँ पे मतलब उसकी हमें पेमेंट देगा। ठीक है, अब बेटा वो जो पेमेंट हुआ करती थी वो पहले क्या सीन था इसका कि पहले वो पेमेंट 14 डेज या फिर 15 डेज के बाद आया करती थी। मान लो मेरे पास एक कंपनी के शेयर थे, मैंने आपको बेच दिए। अब आपके द्वारा जो मुझे पेमेंट आएगी उसको 14 या 15 डेज लग जाया करते थे कई बारी। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया मेथड भी आया था जिसे आप कहते हैं T+1। मतलब आपने ट्रांजैक्शन करी और अगले ही दिन, मतलब आज आपने ट्रांजैक्शन करी, आज कितने बजे? मान लो आपने 10 बजे ट्रांजैक्शन करी, तो उसके फिर अगले दिन आपको क्या आ जाएगी? पेमेंट आ जाएगी। अब वैसे ही बोला जा रहा है बच्चे यहाँ पे। अब इसी T0 को थोड़ा सा कनेक्शन करिए और देखिए, T का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन, 0 का मतलब हो गया जिस दिन आपने इनको सेल करा उसी दिन आपके अकाउंट में पेमेंट आना, उसे आप क्या कह देंगे? T+0 उसको आप कह देंगे। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे? देखिए देखते हैं इसको। कहता है सेबी ने लॉन्च करा है एडवांस वर्जन ऑफ T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, जिसमें सेम डे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है ऑन एन ऑप्शनल बेसिस इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग T+1 सेटलमेंट साइकिल इन इक्विटी कैश मार्केट। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। T+1 मतलब आपने जिस दिन सेल एंड परचेज करा उसके अगले दिन आना, और उसके बाद अगर आप देखें इस वाले में, मतलब अगर मैं बात करूँ T+0 वाले में, तो सेम डे पे आपके पास ट्रांजैक्शन आ जाना। ठीक है, देखिए कहता है ये जो प्रोविजन है T+0 का वो कब से काम करने लगेगा? यहाँ पे 28 मार्च 2024 से, जो कि स्टार्ट हो चुका होगा। कहता है दिस अलाउज सेम डे सेटलमेंट ऑफ settlement of stock trades instead of 1 day settlement period T+1 waiting for a day for the trade to settlement fund stocks to be delivered। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये वाला सीधे कि अब कौन सा वाला मेथड आएगा? यहाँ पे T+0 आ जाएगा। और पहले क्या चला करता था बेटा? पहले तो 14 डेज वाला भी चला करता था, उसके अलावा अब क्या चल रहा है यहाँ पे? T+1 भी है। ठीक है, तो T+1 भी आप देख सकते हैं, पर ज़्यादा करके हम सबको बताएं, आज हम इंस्टेंट काम करना बड़ा पसंद करते हैं कि भैया फटाफट से हो जाए ये काम। ठीक है, तो जिस दिन मैंने और आपने अपने शेयर्स को क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा या बेच दिया, उसी दिन पेमेंट आ जाना, दैट इज आ जाएगा आपके पास T+0। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद यहाँ पे, अब ये कौन सी एजेंसी सब कुछ देख रही है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ रिडक्शन ऑफ ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस अक्रॉस कैश इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेट्स। और ये कब से चलेगा यहाँ पे? तो आपको याद रखना है, सेगमेंट्स बाय 1% स्टेयरिंग
और कब से करेगा ये, तो 1 अप्रैल 2024 से। कहता है दिस डिसीजन इज एस्टिमेटेड टू इम्पैक्ट एनएससीज रेवेन्यू बाय अप्रॉक्सीमेटली कितना यहाँ पर, तो ये सब तो बहुत बारी बारी बातें होगी आपको याद करने के लिए। बस आपको पहला यहाँ पे क्या याद रखना है, वो T+0 वाला सेटलमेंट और T+1 वाला सेटलमेंट, ठीक है। चलिए सेबी की बात करते हैं, तो सेबी के चेयरपर्सन कौन आते हैं, तो आपको याद रखना है माधवी पुरीबुच, ये आते हैं कौन आपके पास, सेबी के चेयरमैन। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1992 को। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको क्लियर रखना है कब की गई थी यहाँ पे, तो 1992 में की गई थी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, ऐसा पूछ सकता है कि जो सेवी में जो T+0 है या T+1 है, उसमें T का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बता दिया T का मतलब है ट्रांजैक्शन, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आ गया, तो 0 मतलब सेम डे और 1 क्या हो गया, अनदर डे, ठीक है। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक स्टेट हमारे पास आया है जिसका नाम क्या आता है, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बनने वाले पेपर के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला अगर हम देखें तो अभी मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के अभी गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है रमेश व्यास करके क्या आता है इनका नाम, ये आता है अपने पास। ये कौन आ गया आपके पास, गवर्नर ऑफ कहाँ के आ जाते हैं, गवर्नर ये महाराष्ट्र के। प्लस आपको याद रखना है कि इस समय सीएम कौन है, तो आप सबने सुना होगा एकनाथ शिंदे, ये कौन है इस समय पे, तो आप क्लियर रखेंगे ये कौन है इस समय पे, गवर्नर है, सॉरी ये सीएम है अपने पास कहाँ के, महाराष्ट्र के। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1960 को, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, सॉरी अगर हम बात करें 1 मई है, सॉरी नहीं मई नवंबर नहीं आएगा, 1 मई 1960 को किसकी स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करते हैं, तो आप सबको पता है। अगर हम देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे अपने पास कहीं पे कहाँ पर आता है, मुंबई महाराष्ट्र आता है अपने पास। तो महाराष्ट्र किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है, एक आ जाएगा आपके पास गुजरात, उसके अलावा आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। इन सब के साथ क्या करता है, ये बॉर्डर भी शेयर करता है किसके साथ, तो आपको याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, प्लस गोवा के साथ भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, और एक यूटी के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। आप सबको पता है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अगर महाराष्ट्र से बनने वाले क्वेश्चन को एक और देखें तो एक क्वेश्चन और बनता है कि लावनी कहाँ का फोक डांस है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ का फोक डांस आता है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है अभी, तो रमेश व्यास हैं, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पे अभी सीएम कौन है, तो क्या आंसर टिक करेंगे आप, यहाँ पे कौन आते हैं, एकनाथ शिंदे आपके पास आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ और बता दूं, यहाँ पे सेबी जो भी काम कर रहा है, सेबी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। कौन सा वाला, ये सेबी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। अब अगला आता है आरबीआई कह रहा है, यहाँ पे आरबीआई ने एक डेटा रिलीज करा है किसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। क्या कहता है समझ लेते हैं। देखिए कहता है अगर हम आरबीआई की माने तो आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा है वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड किस काम आते हैं, सबको पता है इसके बारे में। क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय बैंक इन इंडिया, अब वो ब्रीच कर चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं, तो 100 मिलियन मार्क इन फरवरी 2024। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो क्रेडिट कार्ड का मतलब कि वो समझ सकते हैं आपकी क्रेज है एक नया, या फिर आप ऐसा कह सकते हो किस प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे कहता है डाटा रिवील कर रहा है कि फरवरी 2024 तक अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन कितने हो चुके हैं, 100.6 मिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने भारी पैमाने पे। अब कहता है कि एचडीएफसी जो बैंक है द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, जिसके क्रेडिट कार्ड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे चल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड किसके चल रहे होंगे, एचडीएफसी के, उसके बाद एसबीआई के, और थर्ड नंबर पे अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई, और उसके बाद एक्सिस बैंक है। ठीक है, तो क्लियर रखना है आपको एचडीएफसी, उसके बाद एसबीआई, और याद रखना है आईसीआई, और कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे एक्सिस बैंक। ठीक है, तो क्लियर रखना है आपने यहाँ पे इसके बारे में भी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी के साथ।
Overall, credit card spending among Indians has slightly decreased from 1.66 ट्रिलियन इन जनवरी 2024 और अब कितने हो चुके हैं आपके पास यहाँ पे 1.49 ट्रिलियन अगर हमें देखने को मिलते हैं कब तक, फरवरी 2024 तक। ई कॉमर्स पेमेंट डिक्रीज हुई है यहाँ पे और पीओएस ट्रांजेक्शन भी डिक्रीज हुए हैं यहाँ पर। ये आप बैंकिंग के लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे और अगर आपको वैसी पढ़ना है, मतलब अगर करंट अफेयर वैसे आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि डेटा किसने रिलीज करा है, आरबीआई ने। कौन सा बैंक जो है उसके क्रेडिट कार्ड टॉप पे चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है एचडीएफसी, उसके बाद एसबीआई, फिर आईसीआईसीआई है और लास्ट कौन सा आता है आपके पास, एक्सिस। ठीक है, चलिए अब हम सीख लेते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ा सा। शायद हम पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब भी आप आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्लियर रखना है 1 अप्रैल 1935 को। और अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर ध्यान से पढ़ते हैं तो पिछले ही हफ्ते हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक कोमेमोरेटिव कॉइन बताया था। मैंने आपको कोमेमोरेटिव मतलब हो गया कि याद में किसी चीज को लॉन्च करना, तो इन्होंने कोमेमोरेटिव कॉइन भी लेकर आए थे। आप मुझे बताएंगे कितने रुपए का था वो, और मैं आपको हिंट देती हूँ वो किसका बना हुआ था, वो सिल्वर का क्या था, कॉइन था आपके पास। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई की बात करें तो अभी 25 नंबर के गवर्नर चल रहे हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और अगर आपने पिछले साल के भी थोड़े बहुत करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं तो शक्तिकांत दास को कोविड में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या मिला था इनको, तो गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, आरबीआई से बनने वाला एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर भारतीय नहीं थे, ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो पहले गवर्नर कौन आते हैं आपके पास, उनका नाम आता है ऑसबॉर्न स्मिथ आता है, क्लियर रखना है आपको। और अगर आपसे पूछा जाए पहले इंडियन कौन हुए आरबीआई गवर्नर, तो इसका आंसर आप टिक करके आएंगे सीडी देशमुख। क्या टिक करके आएंगे आप, इसका नाम सीडी देशमुख। ठीक है, इंडियन पूछेगा तो सीडी देशमुख, और अगर वैसे पूछेगा आपसे पहले कौन थे तो ऑसबॉर्न स्मिथ आपके पास आंसर आता है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास सेकंड करंट अफेयर भी। थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड कहता है यहाँ पे रशिया और अगर हम बात करते हैं यूएई की, वो टॉप इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते होंगे। ठीक है, अब समझते हैं पहले इंजीनियरिंग गुड्स क्या हो गए बेटा। देखो, अगर हम बात करते हैं जो आयरन स्टील हो गया या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, या नॉन फेरस मेटल हो गए, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गए, इन सब को आप क्या कह देंगे, और भी आएंगे इसके अलावा, इन सब को आप क्या कह देंगे, इंजीनियरिंग क्या कह देंगे, गुड्स कह देंगे। कहता है अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इस रिपोर्ट को पेश करा है और इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो इंजीनियरिंग गुड्स है एक्सपोर्ट्स सर्ज ड्यूरिंग अप्रैल से लेके फरवरी 2023 से लेके 2024 तक। ठीक है, कहता है रशिया जो है, रशिया हम में क्या बना है यहाँ पे, सबसे बड़ा टॉप इंपोर्टर बना है। सेकंड कौन बना है यहाँ पे, तो यूएई बना है। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड आता है सऊदी अरेबिया। अगर आप थोड़े से करंट अफेयर को लिंक कर पाते हैं तो पिछले किसी करंट अफेयर में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा करंट अफेयर था, पर हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो इंपोर्टर है किस चीज़ का, मिलिट्री गुड्स का, डिफेंस गुड्स का। अगर आपको याद हो तो उसमें भी रशिया था, यूएसए था। तो आपको थोड़ा सा इंटरचेंजेबल करके याद करोगे तो याद हो जाता है कि रशिया जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स का इंपोर्टर है और इंडिया जो है वो रशिया से क्या लेता है, यहाँ पे डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है उनका इंपोर्टर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और कहता है ये इंपोर्टर्स हैं किसके, इंडिया के इंजीनियरिंग गुड्स के। अगर हम इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है कितना, 1.23% अमाउंटिंग टू $98.03 बिलियन। देखो इतना स्पेसिफिक तो नहीं पूछता आपके पास, हाँ पर फैक्चुअल जरूर पूछ सकता है, या फिर आपके पास ऐसे आ सकता है कि इनमें से अरेंज द फॉलोइंग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है, कहता है ईईपीसी मतलब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान देंगे इसे कौन सी वाली इसने स्पॉन्सर करा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। और हम सबको पता है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अभी कौन है, तो क्या आंसर टिक करते हैं आप वहाँ पे,
पीयूष गोयल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहता है एक्सपोर्ट टू रशिया सॉ 99% इंक्रीज टू यूएस डॉलर 1.22 बिलियन। हो गया, बस इतना सा था आपके पास। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा करंट अफेयर था, याद करने वाला हो जाएगा आपके पास, इंपॉर्टेंट है। हम इंजीनियरिंग गुड्स के क्या हैं, अच्छे एक्सपोर्टर हैं, याद रखना है आपको। और कौन कौन यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको याद रखना है रशिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास यहाँ तक। फोर्थ करंट अफेयर आता है, आई थिंक फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या कहता है। फोर्थ यहाँ पे एक बात की गई है एल्यूमिनियम। अब आप मुझे बताएंगे कि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या होता है। सबको शायद पढ़ा होगा आप सबने, बॉक्साइट, क्या सुना होगा आपने इसके बारे में, बॉक्साइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का क्या मिलता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है। समझते हैं, कहता है इंडिया का पहला, अब कहता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको आप बाल्को भी कहते हो, ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ वेदांता एल्यूमिनियम। ये पहली कंपनी बनी है इंडिया की जिसे क्या मिला है, एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। और कौन सा वाला सर्टिफिकेशन मिला है, V3 का। अब देखो बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे भी नहीं मिल पाया, तो मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ इस पर कि ये किस फील्ड में मिला होगा उनको, तो देखो दो चीज़ें तो लिखी हुई हैं। कहता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट एज इट्स कोरबा फैसिलिटी, कहाँ पर आता है आपके पास, छत्तीसगढ़। और अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है और मिनरल्स वाला चैप्टर देखा है, तो मिनरल वाले चैप्टर पे क्वेश्चन आता है आपके पास कि मिनरल्स में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो उसमें से एक नाम आपके पास कोरबा आता है। और कोरबा में कौन सी स्टेट आती है आपके पास, यहाँ पे छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट आती है आपके पास, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा हमारे पेपर के लिए, जिससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ठीक है, चलिए अब छत्तीसगढ़ से बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ से जो बन सकता है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी, तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 2000 को किसकी स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ किस राज्य से निकलकर बना है, तो आपको याद रखना है किससे बना है ये, मध्य प्रदेश। किससे बना है यहाँ पे, मध्य प्रदेश से बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे बना था, मध्य प्रदेश से। क्लियर रखना है आपको। और कब बना था, सन 2000 में ये बना था। अगर हम बात करें किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं शेयर करता, तो एक तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा भाई, एक तो मध्य प्रदेश ही, क्योंकि उसी से अलग हुआ है, तो उसके साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। उसके बाद उड़ीसा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप झारखंड देख लेंगे, थोड़ा सा महाराष्ट्र आ जाता है यहाँ पे, और आई थिंक आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिलता है, जो क्या करता है यहाँ पे, बॉर्डर शेयर यहाँ पे करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी और यूपी भी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपके पास यहाँ तक। और अगर हम इनके सीएम की बात करें तो अभी कौन है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है विष्णु दियो साइन। ठीक है, ये कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर रखना है आपको। और अगर हमसे पूछा जाए गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्र। ठीक है, तो उनका नाम आ जाएगा आपके पास विश्वभूषण, ठीक है, हरिचंद्र आप ये लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना सा लिख देती हूँ आपके पास, ये कौन आते हैं हमारे पास, गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ से पेपर का एक और क्वेश्चन निकालते हैं, वो ये देखिए छत्तीसगढ़ में, वैसे तो हम सबको पता है कि इंडिया में, ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुकी हूँ, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने आते हैं, 18। उस 18 में से एक छत्तीसगढ़ में भी आता है, जिसका नाम है अचानकमर। ठीक है, या अचानकमर इसे पढ़ा जाता होगा, अमरकंटक, ये क्या आता है आपके पास, छत्तीसगढ़ में 1 ऑफ दी 18 में से एक बायोस्फीयर हमें कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर रखना है आपको। उसके अलावा एक आपको यहाँ पे नक्सली रीजन याद होगा, आप सबने सुना होगा इसके बारे में, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, बस्तर। और बस्तर को ही कश्मीर भी कहा जाता है, कहाँ का, इसे कश्मीर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का। तो बच्चे कई बार कहते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन यहीं से अपना स्टैटिक वीक, वो जो आपका स्टैटिक कमजोर है उसे यहीं से स्ट्रॉन्ग किया करो। ठीक है, तो बस्तर को क्या कहा जाता है, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीएम कौन है, और प्लस याद रखना है गवर्नर उस समय पे कौन है। और इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये कोई शेयर नहीं करता, तो किसके साथ यहाँ पे कर रहा है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए
अगला आता है। और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या आता है, तो आप पेपर में क्या टिक करते हैं, बॉक्साइट इज दी बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, इसके साथ क्या क्या बनेगा हमारे पास देख लेते हैं। चलिए कहता है अगला यहाँ पे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बात करते हैं यहाँ पे, कहता है जयश्री दास वर्मा टुक ओवर एज द 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, एक झुंड है किसका, ये कॉमर्स वालों का मतलब ट्रेड वालों का, और प्लस किसका, इंडस्ट्री का। और ये कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कौन बनी है 41st नंबर की नेशनल प्रेसिडेंट, तो आपको याद रखना है जयश्री दास वर्मा, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर थीम की बात करते हैं यहाँ पे, तो थीम इनकी क्या आती है इसकी यहाँ पे, कलेक्टिव विजन, कोलैबोरेटिव एक्शन, और एफओले क्या है, FLO क्या है सॉरी, ये एक वुमेन विंग है FICCI का, और ये ओल्डेस्ट वुमेन लीड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, पढ़ के भी जाना पड़ेगा, और सीधे सीधे क्या फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं थोड़ा किसके बारे में, यहाँ पे FICCI के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं विमेन वाले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं FICCI की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है 1927 में, और किसके द्वारा की गई थी, तो आप सबने एक नाम सुना होगा, घनश्याम दास बिरला, इनका नाम जरूर सुना होगा, घनश्याम दास बिरला, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको भी। चलिए अगला आता है आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आ गया कि सेनेगल कहां पर है, तो सेनेगल कहां पर आता है आपको, तो याद रखना है अफ्रीका में आता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए अगर इस तरीके से अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का कौन सा वाला हिस्सा हो गया आपके पास यहाँ पे, ईस्ट वाला, ये कौन सा हो गया, वेस्ट। तो वेस्ट अफ्रीका में ये आता है देश आपके पास, जिसका नाम क्या आता है, सेनेगल, ठीक है। अब बहुत ही डरावने नाम होने वाले हैं यहाँ पे भी, क्योंकि याद नहीं होते हैं नाम, ठीक है। अब आप इसको कुछ मॉर्निंग बना के याद कर लिया करो। देखो बसीरो दायोमाय दायखार फाई, ठीक है। अब फाई करके आप इसे याद कर सकते हैं। ये कौन बने हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल बने हैं, याद रखना है आपको। और फाई बिकेम द 5th प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, जिनको इतने वोटों से यहाँ पर ये हुआ है, तो इतना तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है ही ऑल्सो बिकेम सेनेगल्स एंड अफ्रीकास यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और कौन सी एज के यंगेस्ट हैं ये भाई, तो 44 के। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो आपको याद करना पड़ेगा। कहता है इसके बाद यहाँ पे सेनेगल की कैपिटल क्या आती है, अब इसे दकार पढ़ते हैं या डकार पढ़ते हैं, आप देख लेंगे। करेंसी क्या आती है इनकी, फ्रैंक क्या आती है करेंसी, यहाँ पर फ्रैंक आती है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे याद रख लो, है ना, डायकार धायकार, डायकार डकार धायकार आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास अफ्रीका वाला। अगला उसके बाद आता है WHO लॉन्चेस कोविनेट टू मॉनिटर एमर्जिंग कोरोना वायरस, ठीक है। इस बीमारी ने जो हमारी ज़िंदगी झंड करी थी, ये दोबारा से इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत झंड करी थी इसने हमारी ज़िंदगी। अब पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है और ये क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोरोना वायरस नेटवर्क तैयार करा है, ठीक है। भैया ये मत बोल देना कि कोरोना वायरस का नेटवर्क तैयार कर लिया। इससे बचने के लिए क्या करा है, एक पूरे के पूरे नेटवर्क को बात की गई है। उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं कोविनेट। क्या नाम देते हैं इसको, कोविनेट। ये ग्लोबल नेटवर्क होने वाला है जो क्या इंश्योर करेगा कि हम इस बीमारी का टाइमली क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, इसे हम मॉनिटर कर सकें, और इसके ऊपर असेसमेंट ऑफ कोरोना वायरस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। क्योंकि आप सबको पता है इसने, इस बीमारी ने, वैसे तो ह्यूमन तो चलो हमारे पास, हमारा तो नुकसान करा ही करा, पर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को या फिर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी, सबको इसने मात दी है, ठीक है, इस बीमारी ने। तो कहता है बच्चे यहाँ पे, तो कोविनेट का एम है ताकि वो क्या कर सके, अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन कर सके इस बीमारी का। सबसे पहले आपको याद रखना है इस बीमारी का। और इस बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इसको क्या बोला जाएगा, SARS-CoV-2 बोला जाएगा। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
कोरोना वायरस, नोबल कोरोना वायरस, अब ये तो भैया इसके नाम आगे, बस आपको कोरोना वायरस याद रखना पड़ेगा। कोविनेट में कितनी लैब्स इंक्लूड की जाएंगी, 36 याद रखना है, और कितनी कंट्री से, 21 कंट्री से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें से 3 जो हैं वो इंडिया में भी आती हैं, तो आप देखते हैं पहली कौन सी आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम CSIR कहते हैं, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, क्या बोला जाएगा इसे, नीरी। आप कहते हैं बच्चे कि भाई ये हमें वो नहीं करवाया, क्लास में आप कई बार बोल देते हैं हमें कि हमें ये इंस्टीट्यूट नहीं बताए। बेटा इतने सारे इंस्टीट्यूट है, कैसे याद करोगे, ठीक है। तो जो करंट में आता है पहले तो उसे पकड़ना सीखो कि भाई इसको पहले हम सीख लें, फिर इसके साथ हम 4 चीज़ें सीखेंगे। तो देखो पहला क्या लिखा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, CSIR। अब देखो CSIR तो वैसे आप सबको पता है नई दिल्ली वाला है ना, बट अगर आप देखें यहाँ पे तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये चेन्नई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, CSIR, नीरी कहा जाता है। अगला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब वायरसेस की स्टडी आ गया, पूना महाराष्ट्र। उसके बाद है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO के डायरेक्टर जनरल, ठीक है, गेब्रे करके याद कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड, हमें इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता हो तो कोविड-19 की 2 वैक्सीन हम लेकर आए थे, उसमें से एक कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो एक थी आपके पास कोविशील्ड, एक कौन सी आती थी आपके पास, कोविशील्ड। अब मैंने कैसे याद किया, ऐसे यहाँ पे, तो ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो आपको याद रखना है, एक कौन सी आ गई आपके पास, कोविशील्ड आ जाएगी तो सीरम इंस्टीट्यूट आ जाएगा, और कोवैक्सीन आ जाएगी, ठीक है। तो कोवैक्सीन आ जाएगी अगर आपके पास, तो आप टिक करेंगे भारत बायोटेक। क्या टिक करेंगे, इसका नाम भारत बायोटेक। और आप सबको पता है हमने ये बीमारी बोल रही हूँ, सॉरी, हमने ये दवाई भेजी भी थी, ठीक है। हमने ये दवाई दूर दराज यहाँ पे भेजी भी थी, ठीक है। तो कोविशील्ड सीरम वालों ने बनाई है, और कोवैक्सीन किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने। पेपर उठा के देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया अपने पास। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अब अगला गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है। देख लेते हैं क्या बात हो रही है इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, इंडिया की अनुपमा उपाध्याय। अब तुम यहाँ पे अनुपमा कपाड़िया ही मत लिख देना, तुम नाटक से इंस्पायर हो जाते हो ना कई बार यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया की अनुपमा उपाध्याय, जो कि आपको कहाँ की मिलती हैं भाई, उत्तराखंड की आपको देखने को मिलती हैं। ये डिफीट इन्होंने किसे हराया है, तो तान्या हेमंत को। किसको हराया बच्चे यहाँ पे, तान्या हेमंत को। और ये तान्या हेमंत कहाँ की हैं, तो भाई आपको याद रखना है कर्नाटका की, ठीक है, क्लियर रखेंगे आप। इन्होंने टू विन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑर्लेन, अब ये कहाँ पर होने वाला है, तो ऑर्लेन पोलैंड ओपन 2024 कहां पर हुआ था ये, तो विलानाउ स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर आता है, वर्साव पोलैंड में आता है, वहां पर हुआ है, ठीक है। कहता है इंडिया का जो पेयर है जिसमें MR अर्जुन, ध्रुव कपिला, और उसके अलावा वन द मेंस डबल टाइटल बाय डिफीटिंग डेनमार्क के किसे हराया, विलियम काइजर बोय, क्या नाम पढ़ेंगे, इनके नाम बहुत खतरनाक होते हैं आपस में, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे साथ साथ ही। और डेनमार्क्स विक्टर ऑर्डिंग कॉफमैन won the men's single title by defeating जिया हेंग जसोंग ते सिंगापुर इन दी फाइनल्स। भाई परमात्मा नाम याद नहीं हो सकते, ठीक है, पर आप याद करेंगे धीरे धीरे करके, शायद आपको याद हो जाए ये वाले, ठीक है। चलिए आगे आता है इसी के साथ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, तो आप सबको पता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है, सबको पता है क्या आता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे डील करती है, बैडमिंटन से। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1934 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर आते हैं कुआलालंपुर में। कहाँ पर आते हैं इसके हेडक्वार्टर, कुआलालंपुर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अगला आता है यूथ बॉक्सिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यूथ बॉक्सिंग ही आएगा ना ये वाला, हाँ, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहता है द इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट वॉन। अब कितने मेडल मिले हैं इंडिया को यहाँ पे, तो 26, जिसमें से 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज है। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है बुधवा मॉन्टेगिरो में हुआ था ये वाला, क्लियर रखेंगे आप इसको भी। उसके बाद है रशिया यहाँ पे टॉप कर रहा है, क्लियर रखना है आपने। उसके बाद है इंडिया फिनिश्ड सेकेंड, और पोलैंड की कितनी
नई पोजीशन है यहाँ पे, थर्ड पोजीशन आ जाती है, आपको याद रखना है। चंचल चौधरी वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स यूथ लाइट फ्लाई कैटेगरी बाय डिफीटिंग वेलेरिया अम्परन ऑफ मेक्सिको। निकिता चंद क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स यूथ लाइट कैटेगरी। अभी आप याद कर लेंगे नामों को, तो एक नाम आ गया चंचल चौधरी और एक आपके पास नाम आ जाएगा, सॉरी क्या नाम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, निकिता चंद। ठीक है, आगे देखते हैं इसके साथ ही पार्थवी ग्रेवाल, इनको क्या मिला है, तो वुमेन यूथ वेटलर में क्या मिला है, गोल्ड मेडल। उसके बाद है पहल सवाल आकांक्षा, इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल वुमेन यूथ लाइट मिडल कैटेगरी में। उसके बाद है ब्रजेश तामता, इनको किसके लिए मिला है, 48 यूथ मेंस कैटेगरी के लिए। और बेस्ट मेल बॉक्सर कौन बने यहाँ पे, तो आपको याद रखना है तोरे खान सबर खान, तो खान से याद रखना, तजाकिस्तान। ठीक है, खान तजाकिस्तान। उसके बाद है बेस्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है आपको, तो याद रखना है निकिता चंद, कहाँ से बिलोंग करती हैं, इंडिया से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ये बॉक्सिंग वाली चीज़ न्यूज़ में रही है तो आप सबको पता होना चाहिए, हमने पिछले किसी करंट अफेयर में पढ़ा, किसी में नहीं, पिछले वाले में ही पढ़ा है वैसे तो, कि पेरिस में इस साल क्या हो रहे हैं आपके पास, ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, और कौन से वाले, तो 2024 के, ये भी आपको क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे पिछले करंट अफेयर में कि जब आप बॉक्सिंग की बात करते हो तो आप सबने एक लीडिंग नाम सुना है इसमें, मैरी कॉम। ठीक है, सुना ना, मैरी कॉम, पूरा नाम तो इनका भी बहुत खतरनाक है, याद नहीं होता। ठीक है, तो मैरी कॉम आपको याद रखना है। जो मैरी कॉम है वो वहाँ पे क्या बनी है इसमें, मतलब क्या बनेंगे इस ओलंपिक्स वाले में, तो आपको याद रखना है चीफ दे मिशन, यह मैं आपको बता चुकी थी पिछले करंट अफेयर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बॉक्सिंग से इनका नाम आया तो आप उसे जोड़ेंगे ताकि आपको याद रहे। तो मैरी कॉम क्या बनी है वहाँ पे, चीफ दे मिशन, याद रखना है आपको, ऑफ इंडियन ओलंपिक्स कंटिजेंट की क्या बनी है, चीफ दे मिशन बनी है, मतलब चीफ मिशन ऑफ चीफ बनी है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी मिशन ऑफ चीफ गलत नहीं जाएगा, चीफ ऑफ मिशन बनी है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, अगला आता है आपके पास यहाँ पे, चलिए कहता है जीआई टैग। भाई बहुत टैग बांटते हैं हम, ठीक है, उसमें से अवार्ड टैगों की लिस्ट बना लो। ठीक है, पहला टैग कहाँ गया था भाई, तो पहला टैग हम सबको पता है किसे मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। और दार्जिलिंग टी कहाँ पर आती है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल की देखने को मिलती है हमें दार्जिलिंग टी। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग बांटा है किसको, 19 ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ असम। उसमें से अगर हम बात करें 19 ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ असम, 2 त्रिपुरा के हैं, उसमें से 4 मेघालय के हैं। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात की गई है। देखो बेटा, जब भी एक तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास असम आ जाए, जब भी असम आ जाए तो एक तो आपको कभी नहीं भूलना है, असम पेपर में आ जाए तो याद रखेंगे, एक तो डिग बॉय याद करिए, ऑयल फील्ड, ऑयल रिफाइनरी आपको बता चुकी हूं मैं किसी करंट अफेयर में भी जब असम आया था अपने पास, तो एक तो आ जाएगा आपके पास रिफाइनरी वाला क्वेश्चन। उसके अलावा एक आपको पता है कि वहां पे एक बोडो ट्राइब भी है, सबको पता है यहाँ पे असम में एक बोडो ट्राइब भी आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा एक इनका फेस्टिवल भी आता है जिसे आप क्या कहते हैं, बिहू कहते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बिहू असम आ जाएगा। उसके अलावा जब आप शेड्यूल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल नंबर 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है याद करिए, उसमें लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। उस ट्राइबल एरिया की बात करें तो उसमें से एक स्टेट कौन सा आता है, असम। अब मैंने इसे आत्मा करके याद कर लो या AMTM करके याद कर लो, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और जिस दिन मैंने आपको वो CAA वाला करंट अफेयर कराया था जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कराया था, मैंने आपको तब भी बोला था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हर जगह लगेगा, पर कहाँ नहीं लगेगा, 6th शेड्यूल के अंदर नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, चलिए तो असम के साथ ये फैक्ट सीखेंगे आप हमेशा। ठीक है, उसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला आती है आपके पास, और मेघालय की बात करें तो शिलोंग आती है। और मेघालय को ही आप वेटेस्ट स्टेट भी कह देते हैं हम इंडिया का, कई बार ऐसा कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे इस साल के मॉनसून तो पता नहीं क्या करेंगे, पर देखते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अपार्ट फ्रॉम द 6 GI टैग्स 13 असमीज प्रोडक्ट वर एसोसिएटेड विद द बोडो पीपल। मैंने आपको बता दिया कि बोडो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके पास ट्राइब आ जाएगी। और ये इस स्टेट की लार्जेस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जिसको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब GI टैग मिलेगा। तो कहता है त्रिपुरा का कोई टेक्सटाइल है जिसका नाम आता है रिगनई पचरा टेक्सटाइल, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल पेरा गेट GI टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ
कहाँ से इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में, ताकि किसे एडमिनिस्टर किया जा सके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को देखा जा सके। कौन से एक्ट के अंदर? तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर, जर्नल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है इसके? चेन्नई, तमिलनाडु में। और सबको पता है जीआई टैग किस फील्ड में दिया जाता है? जब वो चीज़ उस जगह की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कड़कनाथ एक चिकन है, ठीक है, वो भी आपको देखना, मतलब आप पढ़ते हैं यार, आप इतने वो अच्छे बच्चे हैं, वैसे पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आता है अपने पास यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे? NHAI ने 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2024। एक ये न्यूज़ पढ़ लो, एक इसके बाद वाली पढ़ लो। ठीक है, देखो भाई, पहले तो क्या होता था कि जैसे अगर हम बात करें, पहले अगर हम हाईवेज में उतरा करते थे, वैसे तो अगर हम देखें तो लोकल रोड से जाते होंगे, लोकल रोड के बाद जब आप हाईवेज पे उतरते हैं तो हाईवे के मेंटेनेंस के लिए या हाईवे पे उतरने के लिए, हाईवे को यूज़ करने के लिए हम एक प्रकार का टैक्स देते हैं। एक टैक्स तो नहीं देते आप उसको, हाँ टोल टैक्स कह सकते हैं आप उसे, आप एक अमाउंट देते हैं, उसे आप टोल टैक्स कहते हैं। तो पहले उस टोल टैक्स में क्या होता था कि भाई लंबी लंबी लाइन लगा करती थी पूरी की पूरी, क्योंकि इस प्रकार के आपने टोल प्लाजा देखे होंगे, बहुत लंबी लंबी करके लाइन लगा करती थी और घंटों घंटों बीत जाते थे, क्योंकि भाई कभी कैश नहीं हो पाएगा पूरा, कभी खुले नहीं मिलेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें थी। तो फिर सरकार ने क्या लॉन्च कर दिया यहाँ पे? फास्टैग। अब इसके बाद जो आप अगला करंट अफेयर पढ़ोगे उसमें सैटेलाइट बेस्ड आ रहा है, समझते हैं इस बात को। देखिए, कहता है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने 1 व्हीकल 1 फास्टैग नॉर्म टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग टू 1 व्हीकल हैज केम इनटू फोर्स। और ये कब आ गया आपके पास? यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से, तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, कहता है NHAI हैज इंट्रोड्यूस्ड 1 व्हीकल 1 फास्टैग टू स्ट्रीमलाइन द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, आप और मैं अगर वहाँ पे खड़े हैं या कभी आप इस टोल पे गए होंगे, आप सभी सफ़र करते होंगे, आपने देखा होगा इसके बारे में। कहता है फास्टैग है क्या? तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसे कौन लेकर आया? NHAI ने। यूटिलाइजेज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसकी मदद से वो क्या डिटेक्ट कर पाता है कि आपके उसमें, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लगता है ना गाड़ियों में आगे ऊपर लगा होता है इस तरीके से, और यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से एक वो मतलब फ्रीक्वेंसी वाला वो लगा होता है, उसके थ्रू वहाँ से ना एक नॉलेज जैसी मतलब एक रेंज निकलती है, और वो रेंज वहाँ पे इसको स्कैन कर लेती है और फिर बता देती है कि भाई इस गाड़ी में फास्टैग है या नहीं है। ठीक है, चलिए ये होता है आपके पास। ठीक है, अब इसी के साथ मैं इसको और अभी इलेबोरेट नहीं कर रही, क्योंकि इसी के साथ अगला करंट अफेयर आपके पास आ जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला। कहता है अब जैसे कि जो फास्टैग वाला सिस्टम है, फास्टैग वाला तो चलो हम समझ ही गए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या लाने की बात की जा रही है, समझना ध्यान से। अब क्या लाया जाएगा यहाँ पे कि न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। अब भाई सैटेलाइट इस तरीके से क्या करेंगी, और भी इस चीज़ को भाई जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था, ये सारा कंजक्शन होता था, इसको हटाने के लिए ट्रैफिक मतलब सैटेलाइट तरीके से क्या किया जाएगा अब यहाँ पे टोल काटा जाएगा। तो ये अपने आप में एक नई बात है आपके पास। पहले भाई हम घंटों घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, तब कुछ नहीं हो रहा था। अब सेकंड टाइम क्या किया जाएगा इसमें कि अब इसमें से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि GPS टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले हैं, और उसके अंदर अब हम GPS टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर पाएंगे, ये फास्टैग वगैरह हर चीज़ को वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या बोला गया समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं, अभी उन्होंने क्या अनाउंस करा है कि अब नया सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये किसको रिप्लेस कर देगा? जो अभी तक के टोल कलेक्शन सिस्टम थे कहाँ पर? इंडिया में। अब क्या होगा कि टोल कलेक्शन जो है विल यूटिलाइज द GPS, मतलब जो आपकी गाड़ी होगी, गाड़ी के आगे जो नंबर प्लेट होगा उसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम आ जाएगा कि वो आपकी प्लेट को, मतलब जो आपने वो प्लेट जो है, मतलब जो आपके नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, उसको डिटेक्ट कर पाएगा। फिर वो जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जब आएगा तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कैमरास टू डिडक्ट मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन द रोड यूसेज डिस्टेंस कवर। तो आप जितने किलोमीटर आए हैं उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, आपके अकाउंट से उस पैसे को डिडक्ट कर लेगा। ये जो नया सिस्टम है ये क्या रिड्यूस करेगा? टोल टैक्स, और थ्रू दिस टाइम मनी, फ्यूल, यूसेज ऑफ ट्रेवलर्स, ये सब चीज़ें क्या की जाएंगी, यहाँ पे सेव की जाएंगी। ठीक है, इससे नुकसान भी होंगे,
हम सबको पता है, आप बर्ड्स का देख ही रहे हैं, जैसे अगर आपको याद हो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब तो प्रॉब्लम रहेंगी, पर ये सब चीज़ें चलो ह्यूमन के लिए भी बहुत आगे देखी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब आरबीआई सेटअप करने जा रहा है, आरबीआई टू सेटअप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ताकि वो क्या कर सके, चेक कर सके जो इलीगल लेंडिंग एप्स होती हैं, ठीक है। आप सबको पता है साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है भाई, लोन के नाम पर आपको 100 फ़ोन आते हैं, आपने ऐड भी देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो कहता है कि आरबीआई स्टैब्लिश करेगा डिजिटा, इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका काम क्या होगा कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस जो इलीगल हैं, जो आपको लोन देने के लिए बोल रही हैं, आइए भाई साहब हम आपको इतने में लोन दे देंगे, फलाना कर देंगे, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। कहता है द एजेंसी एम्स टू वेट डिजिटल लैंडिंग ऐप फॉर कंप्लायंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रजिस्टर्ड और वेरीफाइड एप्स। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ 442 डिजिटल लेंडिंग एप्स टू गूगल फ्रॉम फॉर वाइट लिस्टिंग। ओवर 2200 एप्स वर रिमूव फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने लोग ठग ठुग वाले बैठे हुए हैं, तो आप आईसीआईसीआई वालों की ऐड भी देख सकते हैं इसके लिए, कि जो ठगने वाला प्रोसीजर है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई के बारे में। हम आरबीआई के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, और अगर आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, आरबीआई के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, याद रखना है आपने, आरबीआई गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो आरबीआई के सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर कौन थे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर, अगला करंट अफेयर क्या है देख लेते हैं। कहता है हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड, ठीक है। इसके साथ पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जोड़ के देती हूँ, ठीक है। अगर आप सबको पता हो तो हम 29 अगस्त को, आप सब करंट अफेयर पढ़ते हैं और आपको पता होगा कि हम 29 ऑफ अगस्त को क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं इस दिन हम, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। वो किसकी याद में मनाते हैं हम, किसकी याद में मना रहे हैं हम, वो तो आपको याद रखना है, ध्यानचंद, सुना है ना आप सबने उनका नाम, ध्यानचंद जी के नाम पर, उनके लिए मनाते हैं, समझना। देखिए कहता है इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर और वाइस कैप्टन ऑफ इंडियाज हॉकी मेंस टीम हार्दिक सिंह, इनको क्या मिला है, इनको अवार्ड मिला है, कौन सा वाला, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। अगर आपको पता हो, जब हम बलवीर सिंह की बात करते हैं तो बलवीर सिंह जो थे वो हॉकी प्लेयर थे और कोच भी थे, ठीक है, वो कोच भी थे, उनके नाम पर ये अवार्ड इनको मिलता है, ये आपको याद रखना है। कहता है इंडियन फील्ड प्लेयर जिनका नाम है सलीमा तेते वाज ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया बलवीर सिंह। अब इनको कौन सा वाला मिला, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी आपको क्लियर रखना है मेन और वुमेन की कैटेगरी में। उसके अलावा जो अशोक कुमार हैं उनको इंडिया का हॉकी का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इन्हीं ध्यानचंद की याद में हम क्या मना रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि हम कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। कहता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो ये मिला है PR श्रीजेश को मिला है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपको आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़, अगर आप हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के साथ एक पेपर में क्वेश्चन बनता है अगाह कप। तो अगाह कप इज एसोसिएटेड विद, तो आप याद रखेंगे हॉकी। उसके अलावा ध्यानचंद कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी आपने याद रखना है, ध्यानचंद कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, क्लियर रखेंगे आप, ये भी किसके साथ आता है, हॉकी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, अगला कहता है यहाँ पे मियामी ओपन्स 2024, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, इंडिया के टेनिस प्लेयर जिनका नाम आता है जेनमिक सिनर, इनको कौन सी मतलब कौन सा यहाँ पे टाइटल मिला है, तो मेन सिंगल टाइटल एट द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मियामी ओपन 2024। और किसको हराया इन्होंने, तो कोई बल्गेरिया के हैं। अब इनका नाम देखो, दिमित्रोव, भाई पढ़ लेंगे, भाई बहुत खतरनाक नाम होते हैं ये। हुआ कहाँ पर है ये, तो हार्ड रॉक स्टेडियम, कहाँ पर हुआ है, मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा, USA में आपको देखने को मिलता है। ये पहले इटालियन बन गए हैं जिनको इस प्रकार का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। किसको मिला है भाई, तो आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। कहता है डैनियल कोलिंस की अगर हम बात करते हैं,
ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया ना, ये इंडियन बोल दिया था मैंने, सॉरी, ये इटालियन है बच्चे, सो सॉरी, है ना, मैंने शायद इंडियन बोल दिया यहाँ पे, ये इटालियन है, ठीक है, इटालियन, जिनका नाम क्या आता है, जेनिक सिनर, आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है डेनियल कॉलिंस ऑफ द यूएसए वॉन द मियामी ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग, अब इन्होंने कजाकिस्तान को उसको हराया है। और इंडिया के, अब आता है इंडिया का नाम, तो आता है रोहन बोपाना, और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन, हाँ, वॉन द मेंस डबल टाइटल, किसको हराया इन्होंने, तो यूएसए के और क्रोएशिया के उसको हराया है, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे आप, बाकी तो क्या याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला आता है इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024। नाम में भाई गगन शक्ति, तो भाई ज़मीन पे तो नहीं होगी, कहाँ पर होगी ये, तो गगन शक्ति आपको कहाँ देखने को मिलती है, एयरफोर्स पे, तो आप ये देख लेंगे, ठीक है, सॉरी आसमान पे। कहाँ पर हुई है ये, तो आपको याद रखना है पोखरन में। पोखरन में ही इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट और सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद हो। पहले वाले का नाम, सेकेंड वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ था, याद रखेंगे आप। और जो इससे पहला हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम था उसका यहाँ पे, स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था, पहली बार, जब कौन थी अपने पास प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, ठीक है। एक आई थिंक 1974 का, एक 1998 का है, हाँ, एक 1974 का, एक 1998 का है, वो यहीं पे हुए थे पोखरन में, आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं यहाँ से क्या बोला गया करंट अफेयर में। कहता है जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर राजस्थान, भुज इन गुजरात, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश एंड अदर लोकेशंस नेशन वाइड विल होस्ट द एक्सरसाइज, ठीक है। और इट इज द बिगेस्ट IAF वॉर एक्सरसाइज। पहली कौन सी थी, वायु शक्ति, अब हमें गगन शक्ति देखने को मिलती है। द इंडियन आर्मी इज प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर ट्रेन नेम्ड संयुक्ता एक्सप्रेस, ठीक है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा आपके पास। अच्छा, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम, 8 अक्टूबर, सबको पता है ना, 8 अक्टूबर। और अभी अपने पास चीफ कौन है, तो विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी कौन आ गया आपके पास, चीफ। और 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे यहाँ पर मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है सेबी लॉन्चेस स्कोर 2.0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी, अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम फील्ड पे बात कर लेते हैं इसके बारे में, हर फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छी बातें हैं, तो साथ में करप्शन भी चल ही रहा है साथ में। तो सेबी ने भी इस प्रकार का एक मतलब एक ऐप बोल सकते हैं आप, इसे लॉन्च करा। यहाँ पे देखो क्या कहता है, कहता है सेबी, अब यहाँ पे बोला है कंप्लेंट रिएड्रेस सिस्टम, जिसका नाम होगा स्कोर्स 2.0, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कहता है अब यहाँ पे क्या करेगा, जो इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, याद रखना है आपको। रेजोल्यूशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट बाय ऑटो रॉटिंग, ऑटो एस्केलेशन मॉनिटर बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज एंड रिड्यूसिंग टाइमलेस। तो यहाँ पे एक वो दे रखा है, वेबसाइट का नाम दे रखा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी, अगर आपको कोई भी डेटा डाउट कुछ भी है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कहता है स्कोर्स इज एन ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट अपनी कंप्लेंट को लिख सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर बता सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। कहता है इट एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म टाइमलाइंस फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन अक्रॉस द सिक्योरिटीज मार्केट 21 कैलेंडर डे फ्रॉम कंप्लेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो जैसे आपकी कंप्लेंट आ जाएगी उसके 21 दिनों के अंदर आपको पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको क्या किया जाए, इसका मतलब आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए आपके पास, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला आता है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डियर कॉन्गो, ठीक है। कॉन्गो आप सबको पता है, अफ्रीका सबको पता है, ठीक है। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, देखिए क्या करंट अफेयर है इसके साथ ही। देखो कहता है फ्लिक्स तशिशकी, या फिर टी साइलेंट होगा, शिशकीडी है ना। अब यहाँ पे कीड़ी ज़्यादा याद रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो अपॉइंटेड ज्योदित सुमिनवा तुलुका एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, ठीक है, याद रखना है। अब इन्होंने किससे यहाँ पे सक्सीड करा है, जीन माइकल सामा लुकोंदे, इनको करा है। और इससे पहले ये एक्सपर्ट इन कम्युनिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें भी काम करती रही हैं। और इसकी कॉन्गो की कैपिटल आती है किनशासा, सबसे अच्छी लगती है ये। और करेंसी क्या आती है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है फ्रैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन भी था, अल फतेह सीसी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये आपके पास करंट अफेयर में भी था, ठीक है। देखते हैं, कहता है अब्दुल फतेह सीसी हैज़ टेकन ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट,
कितनी बार भाई, थर्ड टाइम के लिए याद रखना है आपको। द 69-year-old फॉर्मर आर्मी चीफ विल कंटिन्यू विद हिज प्रेसिडेंशियल पावर अंटिल 2030 दैट फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब उनके संविधान में हुई है, हमारे इतने काम का नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, सीधे सीधे याद रखने वाला है। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए इससे एक क्वेश्चन आपके पास आया था कहाँ पे, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का कोई पेपर हुआ था ना यार, वो पुलिस का हुआ था, चंडीगढ़ पुलिस का ही हुआ था शायद, वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन था सिटी ऑफ डेड वाला। तो सिटी ऑफ डेड, जब हम हिस्ट्री शुरू करते हैं तब भी हम आपको बताते हैं कि सिटी ऑफ डेड किसका नाम आता है आपके पास, इजिप्ट का। इजिप्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम क्या आता है, नाइल। और इस इजिप्ट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम भी क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या नाम है इसका भी, ऑर्डर ऑफ द नाइल है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा तो बस इतना ही याद रख लो, इतना याद रह जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एस्कॉम, अब इसे एसो कैम पढ़ेंगे, एसो चैम प्रेसिडेंट आप पढ़ सकते हैं। देखिए कहता है संजय नायर जो है, जो फाउंडर और चेयरमैन है सोरीन इन्वेस्टमेंट फंड के, उनको किसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बारे में डील करता है, जो लोगों का इंटरेस्ट है ट्रेड पे प्लस उसके अलावा कॉमर्स पे, उसके साथ क्या करता है यहाँ पे ये डील करता है। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, एस्कॉम के बारे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप याद रखेंगे 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला, WHO अनवेल्स सराह इट्स फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। अगर आपको याद हो बेटा, हम पिछले किसी करंट अफेयर से ये रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनवेल करा है स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ। अब फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है, ये पहली हेल्थ डिजिटल प्रमोटर रहेगी, प्रोटोटाइप, जो कि हमें क्या करेगी, अब ये AI से जनरेट की गई है। मान लेते हैं कि अगर मान लो हमें डायबिटीज़ के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं, कफ, कुछ भी मान सकते हैं आप, छोटी मोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, ये आपको क्या करेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कहता है सराह यूटिलाइज जेन AI फॉर एनहांस्ड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स और रियल टाइम एक्यूरेसी, ऑफरिंग डायनामिक पर्सनलाइज्ड कन्वर्सेशन 24 आवर अ डे, 8 लैंग्वेजेस अक्रॉस मल्टीपल हेल्थ टॉपिक्स, ठीक है। अब एक हेल्थ टॉपिक नहीं आएगा इसके अंदर, मल्टीपल आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें एक यहाँ पे थीम भी चल रही है, माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। और देख लो कितनी सुंदर सी बनाई है ना उन्होंने ये। अच्छा एक और बात, AI की जब आप बात करते हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ फादर ऑफ AI कौन आते हैं, जॉन MC कार्थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पिछले करंट अफेयर में भी, ठीक है। देखिए WHO की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन आते हैं, गेब्रेस करके याद रखा है मैंने भी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और बना कब था ये, 1948 को ये बना था। तो ये कोरोना वायरस पे भी काम कर रहा है, उसके अलावा AI से डिजिटल हेल्थ प्रमोटर की भी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है फोर्ब्स की बात करते हैं। अच्छा फोर्ब्स के बिलियनियर्स फिर से आ गए, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर आपको याद हो तो पिछले करंट अफेयर में आपने पढ़ा था कि हुरून, या अगर आपको याद हो तो फोर्ब्स है, पिछले वाले हुरून थे, हुरून ने जो लिस्ट पेश की गई थी उसमें अंबानी 10वें नंबर पे रिचेस्ट आदमी थे, अगर आपको याद हो तो। अब ये पुराना करंट अफेयर हो गया, नया पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है बर्नार्ड अर्नोल्ट फ्रांस से हैं, CEO ऑफ LVMH मोइट हेनेसी, लुइस विटन, अब पता नहीं से लुइस विटन ही पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टॉप द लिस्ट, जिसके पास इतना डॉलर पैसा है भैया। उसके बाद है एलन मस्क आ जाते हैं आपके पास, उसके बाद आते हैं जेफ बेजोस। अब ये तो आप टिक कर ही लेंगे वहाँ पे, ये आते हैं देखिए मुकेश अंबानी। इस फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 9th रैंक करते हैं, और हुरून के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक कर रहे थे, 10th कर रहे थे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला कहता है ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एशियन जिन्होंने क्या किसको ब्रेक करा है, US डॉलर 100 बिलियन क्लब को यहाँ पर क्या करा है, ब्रेक करा है। फोर्ब्स की बात करें तो ये ग्लोबल मीडिया कंपनी है जो किस पे फोकस करती है, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा लीडरशिप, लाइफस्टाइल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यू जर्सी, कहाँ पर आता है, USA में, ठीक है। चले तो हुरून वाला भी पिछले वाला करंट अफेयर की शीट है, अगर तुमने
अभी तक फेंकी नहीं है और तुमने रखी हुई है, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे इस करंट अफेयर को। अगला आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। सेनेगल, अच्छा ये तो हमने पहले भी कर नहीं लिया करंट अफेयर, है ना, ये रिपीट हो गया शायद आपके पास, ये भी हम कर चुके हैं सेनेगल वाला, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास इंडिया का, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये किस पे काम करेगा। अगर हम बात करें जैसे जो बात करते हैं कैंसर, ठीक है, हम कोविड की तो बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, देख लेते हैं। कहते हैं बेटा यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला होम ग्रोन, इसे क्या पढ़ेंगे, केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जैसे कार टी सेल थेरेपी, नेमली नेक्स्ट कार 19। अब ये पढ़ लेंगे बेटा, अब ये बहुत वो नाम है, मेडिकल वाले नाम है, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब समझते हैं बच्चे, देखिए जो टी सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर होते हैं और यही हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब इसी का यूज करके किसे बचाने की बात की जा रही है, कैंसर से निपटने की बात की जा रही है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ये इवेंट कहां पर हुआ है, IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में, और इंडिया इज नाउ वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जिसके पास कार टी जिन थेरेपी प्लेटफॉर्म आ चुका है। आप सबको पता है कैंसर एक घातक बीमारी है, और कैंसर की जब आप बात करते हो तो ये एकदम ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही दिनों में आपको आराम दिला देगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत पैसा वैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इसके लिए, और ये भी खैर महंगी है, ये भी कोई, ये जो ट्रीटमेंट आपके पास आए कोई इजी ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, टाइम लगेगा इसके लिए भी, पर चलो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी ये आगे इसके साथ ही आगे आता है ना, हाँ, कहता है इट डेवलप्ड थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स, इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड, CAR-T cell therapies utilize laboratory modification of a person's T cell to selective target to and destroy cancer cells, primarily focusing on blood cancer, and T cell are special cell जो अगर हम देखें यहाँ पे जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, साइटोटॉक्सिक, जो कि क्या कर सकते हैं, इट कैन किल अदर सेल्स, ठीक है। तो आप देख लेंगे टी सेल्स के बारे में, जिन्होंने बायो भी अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आता है सागर कवच। अभी एक एक्सरसाइज हुई है, नाम है सागर कवच, तो भाई किसके साथ हुई होगी, यहीं पे हुई होगी, याद रखेंगे आप, पानी वाली। कहता है ये हुई कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप में। कहाँ पर हुई है, लक्षद्वीप में। इंडिया में अगर आप बात करें मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है अपने पास, कौन सी वाली, लक्षद्वीप, अगर हम बात करें इसके बारे में। और 8 डिग्री चैनल, अच्छा लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, आप सबको पता है, इसकी कैपिटल होगी कावाराती, ठीक है। और अगर आप सबको करंट अफेयर अगर आप सुनते हैं तो याद होगा मालदीव्स के साथ हमारे लक्षद्वीप का बहुत सारा क्या किया गया था, कंपैरिजन किया गया था। स्मॉलेस्ट आइलैंड है, ये आपको याद रखना है, सॉरी स्मॉलेस्ट यूटी है ये हमारे इंडिया की, क्लियर रखना है आपको। कैपिटल क्या आती है इसकी, कावाराती। और यहाँ पे एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है इसका, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है किस किस को, मिनिकॉय को मालदीव से। ये किसको करता है, मिनिकॉय को मालदीव से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है, मालदीव को मिनिकॉय से। और मिनिकॉय की जब आप बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप का क्या मिलता है, हमें सबसे बड़ा आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हो गया आगे। अगला आता है बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा आया है जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस कंट्री, कौन सी कंट्री इतनी सूटेबल है जहाँ पे क्या किया जा सकता है, जहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी और इसके साथ बनने वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज द बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग। अगर हम बात करें इसमें 82 कंट्रीज थी, याद रखेंगे, उसके 91 इंडिकेटर्स थे, 11 कैटेगरीज थी। इतना नहीं याद रखना, क्या याद रखना है, देखो पहला आता है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है वो बेस्ट पोजीशन है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे आता है आपके पास यूएस। इंडिया का रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 51 याद रखने वाला है, और स्कोर कितना है 1.08%। अगला कहता है यहाँ पे ग्रीस, कतर, इंडिया हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन प्रोवाइडिंग फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। ओ सॉरी
ठीक है। अगला कहता है इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द मोस्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली, प्रोजेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जोर दे रहे हैं। और धीरे धीरे और भी नोटेबल इम्प्रूवर हैं, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इंडिया, कोस्टारिका, ये इम्प्रूवर हमें देखने को मिल रहे हैं। और डिक्लाइन किसके बिजनेस एनवायरनमेंट में मिला है, तो वो चाइना, बहरेन, चाइल्ड और उसके बाद स्लोवाकिया। तो ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है इंडिया टू लूज 5.8 ऑफ डेली वर्किंग आवर्स एमिड हीट स्ट्रेस इन 2030। ठीक है, देखिए गर्मी तो बढ़ रही है भाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। और इससे आने वाली जो प्रॉब्लम है वो उससे भी आप बिल्कुल भी, आप सबको पता है कि आप सभी भी इस चीज़ से देख रहे हैं, जूझ रहे इससे। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, कहता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक, जैसे आप क्या पढ़ेंगे, यूनिस्केप पढ़ सकते हैं या फिर अनस्केप, जो भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने रिपोर्ट पेश करी है जिसमें बोला है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2024। अब यहाँ पे क्या करने की, देखो बेटा एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करने के लिए। कहता है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज अप्रॉक्सीमेटली 5.8 डेली वर्किंग आवर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2030। तो 30 आते आते तो मुझे लगता है हम पॉपकॉर्न की तरह ही बुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। कहता है द रिपोर्ट mentioned that climate change may lead to larger agriculture subsidies as farm subsidies account 20% of total farm incomes in India। अगर हम यूनिस्केप की बात करते हैं तो ये एक रीजनल कमीशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बैंकॉक थाईलैंड पे, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 पे। मेंबर्स की बात करें तो 53 हैं और 9 एसोसिएट मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला राकेश मोहन जो है वो वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो आता है आपके पास ग्रुप आता है, उसके एडवाइजरी पैनल में गए हुए हैं। तो कौन गए हैं, उनका नाम क्या आता है आपके पास, राकेश मोहन। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये पहले डिप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के और अब ये किस में गए हैं, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। कहते हैं निकोलस स्टर्न, आईजी पटेल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चेयरमैन बनेंगे, इसके याद रखना है। और इंद्रमीत गिल जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के और सीनियर प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट, ये इसके को चेयर बनेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है एक पैनल के मेंबर कौन बने हैं, राकेश मोहन, निकोलस स्टर्न क्या बने यहाँ पे, चेयरमैन इसके, और इंद्रमीत गिल क्या बने आपके पास, को चेयर दी पैनल। ठीक है, याद रखना है आपने इसके बारे में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पिछले ये भी पढ़ चुके हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि भैया कुछ दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक आपके पास होती है क्रूज आप सबको पता है जो सीधे चलती है, और एक होती है बैलिस्टिक जो इस प्रकार से काम करना शुरू करती है, इस प्रकार से अटैक करती है। देखते हैं, कहता है डीआरडीओ ने क्या करा है, सक्सेसफुली कंडक्ट करा है नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। और कहाँ से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसी आइलैंड का दूसरा नाम है आपके पास व्हीलर आइलैंड। क्या नाम है इसका, व्हीलर, मतलब इसको पुराना व्हीलर कहते थे, अब इसे एपीजे अब्दुल कलाम आप कहते हैं। अग्नि प्राइम की बात की जाए तो ये 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होगी, 1000 से लेकर कहाँ तक की, 2000 तक की। ठीक है, अगला कहता है इट इज द 6th वेरिएंट। अब ये 6th वेरिएंट आया है किसका, अग्नि सीरीज मिसाइल का, याद रखना है आपको। और इसे किसने डेवलप करा है, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अग्नि प्राइम मिसाइल 10.5 मीटर टॉल, डायमीटर कितना है 1.2, और कितने वॉर हेड लेके जा सकती है, 1.5 टन्स का वॉर हेड। मैंने आपको बताए थे कि मिसाइल के अंदर जो वो डाले जाते हैं ना, इक्विपमेंट तो नहीं बोलेंगे उसको यार, बम डाले जाते हैं जो दूसरी कंट्री में जाके फोड़ने होते हैं, वो वाले। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और चेयरमैन कौन है इसके, तो समीर वंकतपति कमात, और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए
अगला आता है इंडिया की आर्मी ने आकाश तीर कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब मैं आपको इसको इजी भाषा में समझाती हूँ। देखो भाई समझो इसके बारे में क्या बात हो रही है, समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक तो हो गया एयरफोर्स भाई, ठीक है, एयरफोर्स के अगर बंदे मतलब लड़ने वड़ने कहीं जाते हैं मान लो, तो उनके पास बाकी जैसे मान लो एयरफोर्स के बंदे कहीं लड़ने गए, ठीक है, हमारी एयरफोर्स कहीं लड़ने जाती है, तो एयरफोर्स जहाँ लड़ रही होगी मान लो, उसके बैकअप के लिए और भी हवाई जहाज वगैरह वगैरह आ जाते हैं। और प्लस आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ ही उनके ऊपर निगरानी बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। अब वैसे ही क्या किया जा रहा है, मान लो कि हमारी इंडियन आर्मी, हम सबको पता है इंडियन आर्मी ज़मीन पे लड़ती है, ठीक है, तो जब वो ज़मीन पे लड़ रही होगी बेटा और उसके ऊपर कोई और अटैक ना कर दे, कोई और अटैक ना कर दे और कोई और इन्हें टारगेट बना के घायल ना कर दे मिसाइल के थ्रू, किसी के भी थ्रू, इसके लिए एक इक्विपमेंट बनाया गया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है आकाश तीर कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका काम क्या होगा कि जहां जहां हमारे आर्मी वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे उनके ऊपर कोई और अटैक ना हो, अगर कोई अटैक हो तो इस प्रकार के सिस्टम से उनको क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसके लिए आकाश तीर को यहां पर लाया गया है। ये किसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, डिफेंस की, याद रखना है आपको। और ये याद रखना है ये किसकी मदद से हम कर रहे हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मदद से हम ये कर रहे हैं। किस इनिशिएटिव के अंदर, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर। एंड इनिशियल बैच ऑफ कंट्रोल सेंटर्स वर रोल्ड आउट बेल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो आपको समझना है, ठीक है। तो मतलब कि आर्मी जो स्थल सेना जमीन पर लड़ रही होगी उसके ऊपर जो छुप छुप के अटैक नहीं कर रहे होते, तुमने मूवी में देखा होगा यार, है ना, वो अटैक कर रहे होते हैं, तो जहां पे वो छुपे होते हैं उनके ऊपर भी कोई अटैक ना कर दे, उसके ऊपर भी एक तरीके से सिस्टम लाया जाएगा ताकि पता लगा जा सके कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर उन पे कोई अटैक होगा तो हम, और ऐसा एयरफोर्स पहले ही ला चुकी है, अभी इंडियन आर्मी लेकर आई है, ठीक है, याद रखना है आपको। और आर्मी डे कब मनाते हैं, आप सबको पता है 15 जनवरी को हम क्या करते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, याद है आप सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मीराबाई चानू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, पेरिस ओलंपिक्स पेपर में भी रहने वाला है और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये इस बार पेपर में। कहता है हम सबको पता है मीराबाई चानू जो है द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो कि किसके लिए क्वालिफाई हुई हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। आपको याद रखना है, ये आपको क्लियर रखना है, एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024। ये कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ था, फुकेट थाईलैंड में हुआ था, याद रखना है आपने। और 2024 IWF वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द 2 कंपल्सरी कॉम्पिटिशन जिसमें क्या बोला गया, टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। याद रखना है, अनदर इज द वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पर हुआ था, रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वालिफाई होंगे वो कहाँ पर पहुँचेंगे आपके पास, आप सबको याद रखना है, पेरिस ओलंपिक्स में पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आपके पास, ये IWF वर्ल्ड कप 2024। तो इंडिया के बिंद्रयानी देवी सोरो खाइबम, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें, नॉन ओलंपिक वुमेन 55 कैटेगरी के अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कैंग हुआंग, भाई साहब इनके नाम याद करना इतना टफ काम है ना, मतलब जिससे टफ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड है, ये जो आपने पिछला वाला करंट अफेयर सॉरी ये जो आपने पढ़ा ना IWF वाला, ये इसी के साथ एसोसिएटेड है, ये इनमें यहाँ पे जीती हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है CMD लीडरशिप अवार्ड। अच्छा CMD, अच्छा ये देखो, अगर आप बात करें ना इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड थोड़ा सा पेचीदा सा है, अजीब सा है, ठीक है, देखते हैं। कहते हैं देखो ये जो है संजय कुमार CMD रेल टेल हैज़ बीन conferred with CMD लीडरशिप अवार्ड इन 10th एडिशन ऑफ गवर्नेंस नाउ PSU कॉन्फ्रेंस अवार्ड। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर दिया गया है। अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहता है अंडर दिस एप्ट गाइडेंस, क्या लिखा गया है वहाँ पे, अंडर दिस अडेप्ट गाइडेंस द कंपनी हैज़ चार्टर्ड एन अपवर्ड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अचीविंग नोटेबल माइलस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, जो रेल टेल टीम है उसमें है, और किसके लिए, कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, इसीलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला आता है आपके पास गीफ ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये गीफ क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये आता है आपके पास ग्लोबल, अगर हम बात करें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन, ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, और एनवायरनमेंट
फाउंडेशन, ये आ गया आपके पास ये, ठीक है। नाम है इसका क्या यहाँ पे, एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट की फील्ड में ही मिलेगा, आपको याद रखना है। और किसे मिला है ये, NCL को, NCLIL, ठीक है। अब NCL का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, नाइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। अब नाइवेली तमिलनाडु में जगह आती है, वहाँ पर आ जाएगा, तो नाइवेली लिमिटेड कॉरपोरेशन, ठीक है, ये एक कंपनी है, इसको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। और क्यों मिला है, क्योंकि इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा का पूरा काम करा है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, साफ हवा हो गई आपके पास, ठीक है, इन सब चीज़ों पे काम करा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इसको ये अवार्ड मिल रहा है। अगला आता है टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला है, तो आपको याद रखना है विजय जैन। अब ये तो बेटा अदा शर्मा है, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट करा है, मतलब दिया है, तो आपको याद रखना है विजय जैन को इन्होंने दिया था ये। और स्टेट आप सबको पता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है यहाँ पर। और इस अवार्ड, ये अवार्ड कहाँ पर हुआ है, नोएडा में हुआ है। और किसने ऑर्गेनाइज करा था, टाइम्स ग्रुप ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे, इसमें समझाने वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला आता है सी विजिल ऐप। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन जो अपने पास इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी 2024 के, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई धांधली होती है, आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं, किससे, इस ऐप के थ्रू। तो देखिए भाई यहाँ पे बोला गया है कितनी कंप्लेंट आई थी, 79,000 कंप्लेंट्स को रिसीव किया गया था। और इसमें से भी 99% को क्या कर दिया गया, रिजॉल्व करने की बात की गई है यहाँ पे। तो आप ये देख लेंगे इसके बाद, ठीक है। कहता है यूजर कैप्चर्स। अब यूजर क्या क्या कर सकता है, ऑडियो कैप्चर कर सकता है, फोटो, वीडियो, और किसे भेज सकता है यहाँ पे, इनको भेज देगा, इस ऐप में भेज देगा, और फिर उसके अंदर जो है वो उनको सजा वजा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन 2023। फोटोवोल्टिक आप सबको पता है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। कहता है गुजरात जो है वो लेट द टोटल न्यू कैपेसिटी फॉलोड बाय राजस्थान और तमिलनाडु। और इंडिया की कैपेसिटी कितनी बताई गई है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है 24 गीगावाट, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस पे आते हैं डेज पे, लास्ट पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते हैं हमारे पास। ऑटिज्म, आप सबको बताए बच्चे, ये मेंटली एक डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। हमारी बॉडी पे मतलब बच्चों की बॉडी पे ज़्यादा करके, ये उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, ऑटिज्म को ख़त्म करने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए इस डे को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम आती है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। अगली देखते हैं। अगला आता है जीरो वेस्ट, ठीक है। जीरो वेस्ट की जब भी आप बात करेंगे तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे, स्वच्छता उत्सव के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे इसको हम, स्वच्छता उत्सव के नाम से इसे हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो स्वच्छ उत्सव के नाम से इसे हम यहाँ पर जानते हैं, जिसमें लेस वेस्ट लाया जाएगा, कहाँ से, अपने अपने घरों से। इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अप्रैल को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी, तो एक डैनिश ऑथर हुए जिनका नाम आएगा हैंस क्रिश्चियन एंड्रेस के नाम से, और उनके नोन फॉर हिज फेरी टेल्स to foster a love for reading among children, highlight importance of children's book. Hans Christian Andersen has been referred the father of modern fantasy. बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं इन्होंने। और इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर यंग पीपल, जापान इज़ द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इसके लिए। और इसकी थीम क्या थी, क्रॉस द सीज एंड द विंग्स ऑफ योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द की वर्ड फॉर ICBD 2024। चलिए आगे देखते हैं। 61st नेशनल मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस मनाया जाता है। और याद रखना है आपने, कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहली यात्रा जो है, आपको याद रखना है, SS लॉयल्टी, ये इंडिया की पहली स्वदेशी शिप थी, जो कहाँ से कहाँ गई थी, मुंबई से कहाँ गई थी, लंदन गई थी, 5 अप्रैल 1919 को। थीम क्या आती है इसकी, सस्टेनेबल शिपिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसकी थीम आती है, ठीक है। चलिए, तो हो गया, थैंक यू आपके पास। तो ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि खत्म हो जाते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पहले क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पिछले करंट अफेयर को मर्ज करिए इसके साथ, कोशिश करिए कि जोड़कर पढ़ेंगे तभी कुछ याद रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।